इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मिस्टर जगदीप धनखड़ के बारे में, जिन्हें कि उपराष्ट्रपति चुना गया है। न्यू होप्स, नई उम्मीदें। द वाइस प्रेसिडेंट शुड फोर्ज। अब ये जो टाइटल दिया है ना, ये टाइटल का मतलब है कि भाई जगदीप धनखड़ जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनसे कई नई उम्मीदें हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शुड फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है निर्मित करना। टाइज का मतलब है संबंध। बिटवीन द अपोजिशन एंड द एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पे कार्यपालिका का मतलब सरकार एक तरीके से। द वाइस प्रेसिडेंट शुड फॉर्ज, कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको निर्मित करना चाहिए बेहतर संबंध विपक्ष के बीच में और कार्यपालिका के बीच में, सरकार के बीच में। जगदीप धनखड़ विल टेक ओथ एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे। गुरुवार को जगदीप धनखड़ जो हैं वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ओथ का मतलब है यहाँ पे टेक ओथ, शपथ लेना। अ डे आफ्टर द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट। टर्म का मतलब होता है कार्यकाल। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट का मतलब है जो सत्तारूढ़ है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, जो वर्तमान में सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ है। इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड्स, कि ये जो एम वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू, तो इनके कार्यकाल के समाप्त होने के, है ना, इनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त होता है उसके एक दिन बाद मिस्टर जगदीप धनखड़ जो हैं वे उपराष्ट्रपति के रूप में गुरुवार को शपथ लेंगे। एज द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए, बीजेपी का ये जो गठबंधन है ना, इसे कहा जाता है एनडीए। तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, या फिर कह सकते हो कि भाई एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, ही सिक्योर्ड 528 वोट्स ऑफ द 710 वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन हेल्ड ऑन सैटरडे, कि शनिवार को जो चुनाव आयोजित हुआ उपराष्ट्रपति का, उसमें 710 वैध मत डाले गए। इन वैध मतों में से 528 जो हैं जगदीप धनखड़ ने प्राप्त किए। द अपोजिशन कैंडिडेट एंड कांग्रेस लीडर, विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा गॉट 128 वोट्स। तो मार्गरेट अल्वा ये भी जो है उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार थी विपक्ष की तरफ से, इन्हें 182 वोट जो है प्राप्त हुए। विथ द तृणमूल कांग्रेस एब्सटेनिंग। देखो, एब्सटेन होने का मतलब होता है भाग नहीं लेना, किसी चीज़ से बचना। तो कुल मिला के ये जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, इसमें तृणमूल कांग्रेस एब्सटेन थी, यानी कि उसने भाग नहीं लिया, वह इससे दूर रही। मिस्टर धनखड़'s इलेक्शन, मिस्टर धनखड़ का जो चुनाव है, वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। देखो, फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो पूर्व निर्धारित परिणाम, उसको बोलते हैं फॉरगॉन कंक्लूजन। जैसे कि मान लो दो टीम खेल रही हैं और आपको पता है कि अरे यार ये टीम तो पक्का जीतेगी, तो इसका मतलब है आप क्या दे रहे हो, आप कह रहे हो फॉरगॉन कंक्लूजन है ये तो, यानी कि पूर्व निर्धारित निष्कर्ष, यानी कि पहले से ही जिसके बारे में पता होता है ना कि परिणाम बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्वाभाविक है, उससे हम बोलते हैं फॉरगॉन कंक्लूजन। तो मिस्टर धनखड़ का इलेक्शन है ना, कि भाई ये चुनाव जीतेंगे, ये पहले से एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था। क्यों ऐसा? इसलिए देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखो, बिकॉज है ना और एज, ये दोनों का जो मतलब है ना, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि के अर्थ में। बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है और एज भी एक तरीके से क्योंकि का अर्थ देता है। लेकिन हम एज का प्रयोग करते हैं कब? जब सूचनाओं के बारे में हमें पहले से पता होता है। जैसे अब देखो, यहाँ पर एज क्या सेंस दे रहा है, जैसा कि एज, ऐसा इसलिए,
द एनडीए हैड अ क्लियर मेजोरिटी, कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके पास स्पष्ट बहुमत था। तो देखो यहाँ पर ये जो कारण है ना, ये कारण पहले से पता है। तो कारण किसी चीज़ का अगर आपको ज्ञात होता है, कारण बहुत ही ऑब्वियस है, पता है, तो आप क्या करते हो, बिकॉज की जगह एज लगाते हो। तो फिर उस एज का मतलब हो जाता है जैसा कि भाई इसका कारण ये था, इसका मतलब ये था, ऐसा इसलिए हुआ। तो मिस्टर धनखड़ जो हैं उनकी जीत जो है वो फॉरगॉन कंक्लूजन थी। क्यों ऐसा? इसलिए इसलिए क्योंकि जो एनडीए है उसके पास स्पष्ट बहुमत था इन द इलेक्टोरल कॉलेज, इन द इलेक्टोरल कॉलेज, कि ये जो निर्वाचक मंडल है, देखो कॉलेज का मतलब हो गया एक तरीके से समूह, उसको हम कहेंगे कॉलेज। जैसे हमने कहा इलेक्टोरल कॉलेज, तो इसका मतलब हो गया निर्वाचन मंडल जो है। तो ये जो पूरा की पूरा, यानी कि जिन लोगों ने भी वोट डाले उनमें एक तरीके से क्लियर कट मेजोरिटी जो है एनडीए के पास में थी। तो इससे ये स्पष्ट था कि मिस्टर धनखड़ चुनाव जीतेंगे। विच वाज फर्दर री, अब एनडीए का जो बहुमत था, विच वाज फर्दर, फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ और ऐड करना किसी चीज़ में। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया, अब इस स्टेटमेंट में आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए लगाओगे फर्दर। री का मतलब होता है और अधिक मजबूती देना किसी चीज़ को। बाय द सपोर्ट ऑफ द बीजू जनता दल एंड द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। तो ठीक है, एनडीए के पास तो पहले से ही जो है मेजोरिटी थी, लेकिन इस मेजोरिटी को और ज़्यादा मजबूती दी गई किसके द्वारा? जब बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए को सपोर्ट किया, तो एनडीए जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई। मिस्टर धनखड़ अ जाट लीडर फ्रॉम राजस्थान। देखो ये कॉमा कॉमा लगाकर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, ये इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ब्रैकेट में लिखी होती है। अब जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर धनखड़ के बारे में बता दिया कि भाई ये एक जाट नेता हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हैज़ हैड, यहाँ हैज़ है हेल्पिंग वर्ब और हैड है मेन वर्ब है ना, V3 है ये यहाँ पर हैड। हैज़ हैड स्टिंट का मतलब है एक तरीके से कार्यकाल या फिर अवधि इन दिल्ली एंड द स्टेट, कि मिस्टर धनखड़ जो हैं उनका कार्यकाल रहा है, यानी कि वे काम कर चुके हैं, दिल्ली में भी काम कर चुके हैं और यहाँ पर राजस्थान राज्य में भी जो है वे काम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्टेट लिखा हुआ है ना, ये जो द आर्टिकल है ना, इसका प्रयोग आप तब करते हो जब किसी चीज़ को आप डेफिनेट बना देते हो। अब देखो, या फिर द का प्रयोग हम तब करते हैं जब रीडर और जो आपको यानी कि पढ़ने वाला और जो लिखने वाला है उन दोनों को पता है कि बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, उसी के बारे में कहा जा रहा है। द स्टेट से यहाँ पे मतलब है राजस्थान, क्योंकि ये जो वाक्य लिखा हुआ है इस वाक्य में इसी राज्य का जिक्र किया गया है ना, हैज़ हैड स्टैंड्स इन दिल्ली एंड द स्टेट। तो इन द जनता दल एंड द कांग्रेस, तो कुल मिला के ये जो मिस्टर धनखड़ हैं ये जनता दल और कांग्रेस में भी रहे हैं। इन्होंने जो है कुछ कार्यकाल दिल्ली में भी बिताया और जो है राजस्थान में भी बिताया। बिफोर, इसके बाद क्या हुआ, बिफोर ही शिफ्टेड टू द भारतीय जनता पार्टी इन 2003, 2003 में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होने से पहले जनता दल कांग्रेस के साथ में जो है इन्होंने काम किया और इनका कार्यकाल जो है दिल्ली में भी रहा और राजस्थान में भी रहा। हिज अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति, यानी कि मिस्टर धनखड़ जो हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में मिस्टर धनखड़ की नियुक्ति ने क्या किया, कैटापल्टेड हिम। देखो कैटापल्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पहुंचा देना, फेंक देना। इसका एक मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे बोलते हैं ना बी कैटापल्टेड इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है कि सडनली आप जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाते हो, जैसे आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में फेंक दिया गया। कैटापल्टेड हिम इनटू द नेशनल लाइमलाइट, इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के
राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। तो यहाँ पे कैटापल्ट का मतलब क्या हुआ? ला देना, फेंक देना, पहुँचा देना, है ना। तो ये सारे मतलब इसके हो जाएंगे कैटापल्ट के। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ला देना। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंचा दिया। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द बीजेपी फॉट अ पिच्ड बैटल। इस शब्द को देखना, पिच्ड बैटल का मतलब होता है घनघोर युद्ध, कड़ी लड़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस। अब इसी दौरान हमने क्या देखा? इवन एज, इसी समय हमने क्या देखा कि मिस्टर धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, और इसी समय एट द सेम टाइम बीजेपी ने एक बहुत ही घनघोर लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। और ये लड़ाई क्यों लड़ी? टू टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब है कंट्रोल में लेना किसी चीज़ को। टू टेक ओवर का मतलब है अपने कब्जे में ले लेना। द रेन का मतलब है यहाँ पे लगाम या फिर कंट्रोल। टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ द स्टेट। कि अब देखो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है द स्टेट। अब यहाँ द स्टेट का मतलब है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में जिस राज्य का जिक्र किया गया है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो इस वाक्य को देखते हैं हम कि ये वाक्य हमारा कहाँ से है? यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है। तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिक्र किया है वेस्ट बंगाल का। तो अब यहाँ पर ये जो द लगाया गया ना, द स्टेट, तो कुल मिला के इसकी बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। तो द आर्टिकल क्या करता है? चीज़ों को डेफिनेट बना देता है। या फिर आपने कोई वाक्य लिखा और जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, तो उसी को आप जब दोबारा दिखाओगे ना, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिख दिया द स्टेट। तो द स्टेट से क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। तो कुल मिला के इस वेस्ट बंगाल की लगाम को अपने हाथों में लेने के लिए बीजेपी ने बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। अ लॉयर बाय ट्रेनिंग, अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो है दोबारा से मिस्टर धनखड़ के रूप में बताया जा रहा है कि भाई ये जो है एक वकील भी हैं, ट्रेनिंग है ना इनकी, इनका प्रशिक्षण है जो है एक वकील के रूप में भी हुआ है। आगे देखते हैं। ही नेवर पुल्ड हिज पंचेस। अब ये देखो एक और फिर ईडियम हमारे सामने आई है कि ही नेवर पुल्ड हिज पंचेस। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी के बारे में, कि जैसे आपने कहा किसी के बारे में कि समवन डज नॉट पुल हिज पंचेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या किसी बात को आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो जो भी आपके मन में है उसे आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहते हो, भले ही सामने वाला जो व्यक्ति है उसे वो बात गलत लग जाए, है ना। उसको बोलते हैं नेवर पुल्ड हिज पंचेस। तो कुल मिला के मिस्टर धनखड़ जो थे पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे, तो जो भी इन्हें कहना था वो इन्होंने स्पष्ट रूप से जो ममता बनर्जी की सरकार थी उसके खिलाफ कहा। एंड कंबाइंड पॉलिटिकल रिटोरिक। देखो रिटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी। नेताओं के द्वारा ये जो ऊंचे ऊंचे बोले जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिटोरिक। नेताओं के द्वारा ये जो भाषणबाजी की जाती है। एंड लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का मतलब हो गया कानूनी तौर पे आप क्या करते हो, एक तरीके से कानूनी दाव पेच भी कह सकते हो लीगल रीजनिंग को, या फिर आप ये भी कह सकते हो रीजनिंग का मतलब क्या होता है, लॉजिक हो गया, तर्क हो गया। तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया, कानूनी तर्क जो हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक भाषणबाजी है, इनको कंबाइन किया, इनको जोड़ा। इन फ्रीक्वेंट का मतलब है लगातार। रन इन्स, देखो रन इन का मतलब होता है कि भाई मान लो किसी के साथ आपकी बहस हो गई या फिर कोई झगड़ा हो गया, इसको बोला जाएगा रन इन। रन इन का मतलब हुआ कि किसी के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट है या फिर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा है विथ द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड टीएमसी, कि तृणमूल कांग्रेस और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके साथ में लगातार जो आर्ग्यूमेंट हुए या फिर जो झगड़े हुए, तो इन आर्ग्यूमेंट और इन झगड़ों में मिस्टर धनखड़ जो थे, इन्होंने कई बार जो है राजनीतिक भाषणबाजी की, कई बार इन्होंने जो है कानूनी तर्क दिए, और ही नेवर पुल्ड हिज पंचेस, और उन्हें
जिस तरह से भी ममता बनर्जी को या टीएमसी को क्रिटिसाइज करना था वो उन्होंने किया, है ना। बिल्कुल, तो ये ध्यान में रखना, इस ईडियम को, बहुत अच्छी ईडियम है। नेवर पुल वंस पंचेस का मतलब होता है कि आपको अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो आप उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है क्रिटिसाइज करते हो, उसकी आलोचना करते हो। भले ही आपके मन में जो भी होता है आप उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हो, भले ही अगला व्यक्ति उससे नाराज हो जाए। ही फेस्ड, मिस्टर धनखड़ जो है उन्होंने सामना किया किस चीज़ का? चार्जेस का मतलब है यहाँ पे आरोप, ऑफ पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात, किसी की साइड लेना। तो मिस्टर धनखड़ पे पक्षपात पूर्ण होने का आरोप लगा। उन्होंने ये जो है चार सामने की, भाई इनके ऊपर ये आरोप लगा कि ये बीजेपी की साइड लेते हैं। बट इट ऑल एंडेड, देखो, लेकिन ये जो पूरा की पूरा मामला है ये समाप्त किस तरह से हुआ कि ठीक है, मिस्टर धनखड़ जो है बंगाल के गवर्नर थे, ममता बनर्जी के साथ उनकी जो है लगातार कई बार आर्ग्यूमेंट हुए, कई बार फाइट हुई, लेकिन इन सब की परिणति, इन सब की समाप्ति किस रूप में हुई? विथ द टीएमसी मेंडिंग फेंसेस। देखो, मेंड योर फेंसेस इसका मतलब होता है टू ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ समवन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, कि किसी के साथ आपकी बहस हुई, किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ और उसके बाद आप दोबारा से उसके साथ फ्रेंडली होने का प्रयास करते हो, इसको बोलते हैं मेंड फेंसेस। तो ये जो कुल मिला के लड़ाई झगड़ा हुआ और इसकी समाप्ति किस तरह से हुई कि टीएमसी जो है उसने क्या किया? मेंडिंग फेंसेस विथ हिम अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, के पूर्व, अहेड ऑफ हिज इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के चुने जाने के पहले जो है टीएमसी ने क्या किया? मेंड फेंसेस। मेंड फेंसेस का मतलब है कि भाई टीएमसी ने कोशिश की कि दोबारा से वह जो है मिस्टर जगदीप धनखड़ के साथ जो है फ्रेंडली हो सके। इट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, सपोर्टेड हिम बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एब्सटेन के बाद में फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है किसी से बचना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ में भाग नहीं लेना। द पोल्स, तो टीएमसी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन चुनाव में भाग न लेकर टीएमसी ने अप्रत्यक्ष रूप से मिस्टर धनखड़ को ही जो है फ़ायदा पहुंचाया, इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। द टीएमसी अक्यूज्ड द कांग्रेस, टीएमसी ने कांग्रेस पर जो है आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी पर, ऑफ नॉट कंसल्टिंग इट। भाई टीएमसी ने ये कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ जो है विचार विमर्श नहीं किया, किस बात पर? ऑन मिस अलवास नॉमिनेशन, कि भाई कांग्रेस की तरफ से मिस अलवा को जो है उम्मीदवार बनाया गया उपराष्ट्रपति का। टीएमसी का कहना था कि मिस अलवा को उम्मीदवार बनाने से पहले कांग्रेस ने हमारे साथ विचार विमर्श नहीं किया। बट दैट क्लेम, लेकिन टीएमसी का ये जो दावा है, इज अनकन्विंसिंग, यह अविश्वसनीय लगता है। भाई टीएमसी ने क्या कहा कि भाई हमने चुनाव में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि हमने मिस अलवा को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने मिस अलवा को उम्मीदवार बनाया और हमारे साथ में जो है कंसल्टेशन नहीं किया। लेकिन ये जो दावा है टीएमसी का, ये अनकन्विंसिंग लगता है, अविश्वसनीय लगता है। एंड द एंटायर एपिसोड, और ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा की पूरा एपिसोड है, हैज़ एक्सपोज्ड, इसने, इस पूरे की पूरे एपिसोड ने इस बात का खुलासा कर दिया। द चिंक्स, इसका मतलब होता है दरार, इसका मतलब होता है गैप, इन द अपोजिशन आर्मर, इस आर्मर का मतलब होता है कवच, कि ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला, इसने जो विपक्ष है उसका जो कवच है उसमें दरार है, उसमें छिद्र है, ये जो है सामने आ गई। कुल मिला के इससे ये भी पता लग गया कि विपक्ष जो है वह एकजुट नहीं है। द हेल्प दैट ही गॉट फ्रॉम द टीएमसी, कि मिस्टर जगदीप धनखड़ को जो अप्रत्यक्ष मदद टीएमसी से मिली, इस मदद ने क्या किया? एडेड अ स्लाइस ऑफ इंट्रीग। देखो यहाँ पे इंट्रीग का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा आकर्षित बना देना, है ना।
और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देना। टू वाट वाज अदरवाइज अ प्रेडिक्टेबल विक्ट्री, कि अन्यथा रूप से अगर हम देखें ना, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, कि मिस्टर धनखड़ की जो जीत है वो प्रेडिक्टेबल थी। प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हो। तो कुल मिला के टीएमसी के अप्रत्यक्ष सपोर्ट ने मिस्टर जगदीप धनखड़ की प्रेडिक्टेबल विक्ट्री को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। आगे देखते हैं। अ क्रिटिकल रोल से मतलब है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। एनी टाइम, कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है वह राज्यसभा का सभापति होता है और उसको भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एंड मोर सो, और ये महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी है, मोर सो ज़्यादा इसलिए भी है, इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि वर्तमान की जो परिस्थिति है वो क्या है, ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है अति, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, एक तरीके से अनफ्रेंडलीनेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, कि वर्तमान में सरकार और विपक्ष के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा शत्रुता हमें देखने को मिलती है, इसको देखते हुए भी राज्यसभा के सभापति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की वर्तमान की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो जो संसदीय कार्यवाहियाँ हैं, हैव बीन कंटिन्यूसली स्टॉल। देखो स्टॉल का मतलब होता है ठप्प हो जाना किसी चीज़ का, है ना, बंद हो जाना, रुक जाना। हैव बीन कंटिन्यूसली स्टॉल्ड, तो लगातार हमने देखा है कि जो संसद की कार्यवाहियाँ हैं वो लगातार ठप्प होती हुई हमें दिखाई देती हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य हैं, हैव बीन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट से। एंड देयर हैज़ बीन, और ऐसा भी रहा है, क्या रहा है, अ कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ लगा काम करते करते बिल्कुल ठप्प हो जाए, काम करना बिल्कुल बंद कर दे, रुक जाए। ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलिंग बीजेपी एंड द अपोजिशन पार्टीज़, कि सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं इनके बीच जो संवाद है वो भी बिल्कुल ठप्प हो गया है, ये भी हमें देखने को मिला है ना। देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो संवाद होना चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की पार्टीज़ में, वो भी उसमें भी जो है हमें एक कह सकते हो कि रुकावट देखने को मिली है, ज़बरदस्त रुकावट। द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली बाईपास, देखो बाईपास का मतलब होता है कि आपने क्या किया, इस चीज़ का प्रयोग ही नहीं किया, उसको बोलते हैं बाईपास कर देना। बाईपास कर देने का मतलब है कि भाई आपने क्या किया, एक इनडायरेक्ट रास्ता निकाल लिया और जिसका उसका प्रयोग करना चाहिए था ना, उसका प्रयोग ही नहीं किया। तो इसको आप कह सकते हो कि बाईपास का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई बचकर निकल जाना, उसका प्रयोग ही नहीं करना, है ना, किसी को साइड लाइन कर देना। तो द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली बाईपास्ड द राज्यसभा इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉस, कि महत्वपूर्ण कानूनों को बनाते वक्त सरकार ने क्या किया, कई बार राज्यसभा को साइड में कर दिया, यानी कि राज्यसभा में बिल को भेजा ही नहीं। बाय आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है मन माने ढंग से, क्लासीफाइंग का मतलब है वर्गीकृत करते हुए, पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कि जो कई कानून थे उन कानूनों को उन कानूनों को जो है मनी बिल्स के रूप में वर्गीकृत करते हुए, कई कानूनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करते हुए कई कानूनों को पास करने में सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया, राज्यसभा का इस्तेमाल ही नहीं किया, राज्यसभा को जो है बाईपास कर दिया। द क्वेश्चन इज़ नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो प्रश्न है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि भाई कई तरह के जो कानून हैं उन कानूनों को बनाने में राज्यसभा को जो है बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, यानी कि राज्यसभा को जो है बिल्कुल बाईपास कर दिया गया। उन कानूनों के लिए कहा गया, उन कानूनों को मनमाने रूप से जो है धन विधेयक कहा गया, और धन विधेयक जो है वो बिना राज्यसभा के भी पास कराए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एज वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में
मिस्टर धनखड़ विल बी एक्सपेक्टेड, मिस्टर धनखड़ से ये उम्मीद होगी टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब है सुविधाजनक बनाना, है ना, सुविधागम्य बनाना किसी चीज़ को, बेटर रिलेशंस बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टीज। तो अब देखो, उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर धनखड़ जो है उनसे ये उम्मीद होगी, क्या उम्मीद होगी, कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पक्ष है और जो विपक्ष पार्टीज़ हैं, इनके बीच में जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, उनको सुविधाजनक बनाया जाए। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, है ना, किसी चीज़ को कायम रखना। और उनसे ये उम्मीद भी की जाएगी मिस्टर धनखड़ से कि वे इस चीज़ को मेंटेन करें, किस चीज़ को, द मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब हुआ यहाँ पे गौरव, गरिमा, डिग्निटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द हाउस, कि सदन का जो संवैधानिक रोल है, यानी कि राज्यसभा की जो भूमिका है और जो गरिमा है उसे बनाए रखने की उम्मीद भी मिस्टर धनखड़ से होगी। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन द करंट सीनेरियो, कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मिस्टर धनखड़ की जो भूमिका है वो कोई आसान नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है। बट हिज इनिशियल मूव्स विल बी ईगरली अवेटेड, लेकिन उनके जो प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब है शुरुआती, प्रारंभिक, लेकिन मिस्टर धनखड़ के जो शुरुआती कदम है, ईगरली, ईगरली का मतलब है बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही क्यूरियसली, अवेट का मतलब है इंतज़ार करना, लेकिन मिस्टर धनखड़ के जो शुरुआती कदम हैं उनका इंतज़ार जो है बहुत ही उत्सुकता से किया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। इन्वेस्टेड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि जो भी व्यक्ति इस संसदीय लोकतंत्र में इन्वेस्टेड है, यानी कि संसदीय लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मिस्टर धनखड़ के शुरुआती कदमों का बेसब्री से इंतज़ार होगा। मिस्टर धनखड़'s एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है किसी के दर्जे को बढ़ा देना, किसी को और ऊपर उठा देना। मिस्टर धनखड़'s एलिवेशन एज वाइस प्रेसिडेंट, कि मिस्टर धनखड़ की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पदोन्नति विल सर्टेनली हेल्प द बीजेपी पॉलिटिकली, कि मिस्टर धनखड़ का ये जो एलिवेशन है यह सर्टेनली, निश्चित रूप से बीजेपी की राजनीतिक रूप से मदद करेगा, यानी कि इससे क्या होगा कि बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचेगा। हिज रोल एज चेयरमैन शुड बी मोर, कि मिस्टर धनखड़ जो हैं एक चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका जो है शुड बी, वो क्या होनी चाहिए, उनकी भूमिका ज़्यादा इस रूप में होनी चाहिए कि वे क्या करें, टू प्रोटेक्ट द अपोजिशन स्पेस, कि विपक्ष का जो स्थान है उसको जो है वे प्रोटेक्ट करें, यानी कि विपक्ष की ना, विपक्ष का जो भी स्पेस है उसे वे प्रोटेक्ट करें, यानी कि विपक्ष को जो है बचाएं। इसके अलावा जो भी डिबेट्स होती हैं संसद में, है ना, खास करके वे राज्यसभा के सभापति रहेंगे, तो वहाँ जो है डिबेट्स जो भी हों उनको जो है वे सही तरीके से संचालित करें और इस बात को इंश्योर करें, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करें, ये काम भी मिस्टर जगदीप धनखड़ का होगा। द इनॉग्रेशन, देखो इनॉग्रेशन का एक सिंपल मीनिंग होता है उद्घाटन, किसी भी चीज़ का जो उद्घाटन किया जाता है ना उसको हम बोलते हैं इनॉग्रेशन। यहाँ इनॉग्रेशन से मतलब है एक तरीके से अभिषेक, जैसे राजा का राज्याभिषेक किया जाता है ना, यानी कि एक तरीके से शुरुआत है ना, एक सेरेमनी है। द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट, तो नए वाइस प्रेसिडेंट का जो अभिषेक है उसके माध्यम से क्या होना चाहिए, शुड रीन्यू, रीन्यू का मतलब है फिर से नवीकरण करना किसी चीज़ का। होप्स फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि मिस्टर धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में जो अभिषेक है उसके माध्यम से क्या होना चाहिए कि जो भी हमारी उम्मीदें हैं संसदीय लोकतंत्र से वे उम्मीदें फिर से नई होनी चाहिए।